बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं लंदन से ही इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान के अंदर कागज जो नामजदगी के थे इन्हें छीनने का आखिरी दिन था और अब ये आखिरी दिन कागजात को छीनने का खत्म हो गया। और अब सियासी मंजरनामे पर क्या सूरत हाल है, किस जमात का कौन सा सियासी रहनुमा मैदान में होगा और किस हलके में किसका किससे मुकाबला होने जा रहा है, इसकी तफसील शामिल करेंगे। और एक इलेक्शन कमीशन ने लिस्ट जारी कर दी सियासी जमातों की, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है। और फिर ये जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को नून लीग ने एक पैगाम दिया है इरफान सदीकी साहब के जरिए, इसका अहाता भी करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम बात है वो है पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात। मैंने ये जो लफ्ज कहा ना कि कागजात नामजदगी छीनने का आज आखिरी दिन था और अब ये वक्त जो है वो खत्म हो गया। आपने पिछले 4 रोज में पाकिस्तान के हर शहर से खबरें सुनी होंगी, खासतौर पे पंजाब के अंदर कागजात जो थे कोई जमा करवाने जाता है तो उसे लूट लिया जाता है दिन की रोशनी में। और फिर हमने ये भी देखा कि एक दरखास्त आई है और ये दरखास्त यानी खत जो लिखा गया कागजात को छीनने के हवाले से लाहौर के जो ज़िले आपके इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, उन्होंने ये खत लिखा और जिसमें उन्होंने कहा कि पुलिस अफसरान रिटर्निंग ऑफिसर्स के काम में मुदाखलत कर रहे हैं, इनको रोका जाए। इलेक्शन आखिर किस माहौल में हो रहा है, इन इंतखाबात की साख किस हद तक मुतासिर हो चुकी। राय साहब, इस खत के जरिए यकीनन ये सवाल जो है उठा दिया गया है। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर 4 दिन दिए गए और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हल्का सा इशारा किया था कि वक्त को बढ़ा दिया जाए, तो वक्त को बढ़ा दिया गया। अब जहां जहां पर कागजात नामजदगी जमा करवाए गए, तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी रही वो स्ट्रेटजी ये थी कि लोगों के एक रैली की शक्ल में लोगों को साथ ले जाया जाए और कागजात जो है वो जमा करवाए जाएं ताकि कुछ झपट्टा ना मार सके। शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, मेहर बानो कुरैशी, आमिर डोगर के कागजात नामजदगी जमा हो चुके हैं। मुल्तान से तहरीक इंसाफ की नशिस्तों पर क्या कामयाबी यकीनी है, इसका भी जायजा लेंगे। फिर कागजात नामजदगी जो हैं वो कहां कहां से जमा करवाए गए। राय साहब, एक तो मुल्तान से कुरैशी खानदान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सलार काकड़ ने NA 262 कोयटा 1 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसके साथ साथ मनसहरा NA 15 से आजम सवाती साहब ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद डॉक्टर मुंतसर और डिवीजन मेंबर रेहान राजपूत ने कागजात नामजदगी जमा करवाए। और इसके साथ साथ खान साहब ने कौमी असम्बली हल्का NA 89 मियां वाली 1 से कागजात जो है जमा करवाए हैं। और इसके साथ साथ ये दूसरी दफा खान साहब के कागजात इसी हल्के से जमा करवाए गए। नवाज शरीफ ने 130 इलेक्शन वहां से वो लड़ने जा रहे हैं, वहां पर उन्होंने अपने कागजात जो है जमा करवाए हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौमी असम्बली की नशिस्त NA 242 पर कागजात नामजदगी जमा करवाए। इसके अलावा कसूर की एक सीट से भी ये इंतखाब में उतर रहे हैं। फिर पंजाब असम्बली के 2 हलकों PP 158 और 164 से भी कागजात जो है वो हासिल किए गए। मरीम नवाज ने लाहौर के हलका NA 119 और NA 122 से कागजात जो है वो जमा करवाए हैं, जबकि मरीम नवाज पंजाब असम्बली के 3 हलकों से भी उम्मीदवार हैं। राय साहब, मैं डायरेक्टली सवाल आपसे ना मरीम के हवाले से ही करूंगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि मरीम या नवाज शरीफ साहब या फिर शहबाज शरीफ साहब या फिर वो लोग जो एक हलके से नहीं कई हलकों से खड़े हो रहे हैं, उनको क्या लगता है आपको कि इन्हें शक है कि ये हार जाएंगे? 5 हलकों से मरीम नवाज को इंतखाब में उतारा जा रहा है। राय साहब, 5 हलकों से, और ये इस बुनियाद पर कि हमने किसी न किसी तरह मरीम साहिबा को हमने जो है वो असम्बली तक पहुंचाना है। राय साहब, देखें आशफी साहब, पहले तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जिनको लॉन्च किया गया था किंग्स पार्टी के तौर पर,
और इस तरह से लॉन्च किया गया था कि ये वफाक की एक बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, तहरीक इंसाफ को चैलेंज देगी और तहरीक इंसाफ का वोट तोड़ेगी। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की हालत इतनी पतली है, इस कदर पतली है कि ओन चौधरी को 3 हलकों से इलेक्शन लड़ाना पड़ रहा है। लाहौर के 3 हलकों से ओन चौधरी को इलेक्शन लड़वाना पड़ रहा है और कुल मिलाकर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी इतनी बड़ी सपोर्ट के बावजूद कौमी असम्बली के कुल 18 हलकों के अंदर इनके उम्मीदवार होंगे और उन 18 हलकों के अंदर भी एक एक उम्मीदवार 2-2, 3-3 हलकों पर भी इलेक्शन लड़ेगा। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि इमरान खान साहब के मुखालफिन की हालत कितनी पतली है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान 25-23 नशस्तों के ऊपर भी उसे उम्मीदवार नहीं मिले। और उम्मीदवार इस वजह से नहीं मिले, अमूमन होता यह है कि जिस पार्टी को इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही होती है तो उम्मीदवार जो है वो जोक दर जोक उस पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उन उम्मीदवारों को ये पता होता है कि इस्टेब्लिशमेंट हमें हर सूरत में जितवाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अब एक ऐसी सूरत हाल में कि इमरान खान साहब कैद में भी हैं, तहरीक इंसाफ की 3/4 क़यादत इस वक्त अंदर है, 1/4 क़यादत को इस वक्त रुपोश होना पड़ा है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि उम्मीदवारों को या पोटेंशियल उम्मीदवारों को पूरा यकीन था कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर जाएगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी किसी भी सूरत ये इलेक्शन नहीं जीत सकती, इस वजह से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ, सिवाय उन लोगों के जो जहांगीर तरीन का एक पुराना ग्रुप था और बीच में 1-2 मुनहरिफ इलेक्टेबल्स जो कि पहले तहरीक इंसाफ में थे, लेकिन अब उनकी हैसियत इलेक्टेबल्स की नहीं है। इलेक्टेबल्स अब वही हैं जिनके सर पर इमरान खान साहब का हाथ है, जिनके पास इमरान खान साहब का टिकट है या जिनके पास इमरान खान साहब की सपोर्ट है। मिसाल के तौर पर नईम पंजोता सरगोदा में मरियम नवाज़ के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे। अब सरगोदा के जिस हल्के से मरियम नवाज़ ने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है, इसको एक महफूज हल्के के तौर पर चुना गया। मरियम नवाज़ के लिए एक महफूज हल्के के तौर पर चुना गया और दूसरी जानिब एक नोआमूज सियासी उम्मीदवार नईम पंजोता जो कि एक बहुत बड़े कानूनी माहिर हैं, इमरान खान साहब के लिए डट कर खड़े रहे। बहुत से उनको पैगामात भी आए उनको डराने धमकाने के लिए। FIR दर्ज करके इनको FIA ने अपने पास बिठा भी लिया था, सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान साहब की आप वकालत क्यों कर रहे हैं। लेकिन अब सरगोदा का ये हल्का वबाले जान बन गया है मरियम नवाज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पर नईम पंजोता अगेन एक वकील हैं, सियासी तौर पर कोई बहुत बड़ी स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन पीछे चूँकि PTI का टिकट है, कागजात नामजदगी जमा हो गए हैं, कागजात नामजदगी को मुस्तरद करना नामुमकिन होगा। वो एक वकील भी हैं, बार भी उनके साथ खड़ी हो जाएगी, तो ये हल्का भी मरियम नवाज़ के लिए वबाले जान बन गया है। अब एक तरफ तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को उम्मीदवार नहीं मिले, यानी किंग्स पार्टी को, इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी को, और दूसरी जानिब मरियम नवाज़ का जो हल्का था सनम जावेद वाला, यहाँ से भी मरियम नवाज़ ने एक तरह से राय फरार अख्तियार कर ली है, क्योंकि उनको ये पता था कि जब तक वो 2-3 महफूज हलकों में इलेक्शन नहीं लड़ेंगी उस वक्त तक वो उनका असम्बली के अंदर आना नामुमकिन हो जाएगा। अब हाशमी साहब, ये जो तहरीक इंसाफ को अगर उम्मीदवार ना मिले तो ये तो एक समझ में आने वाली बात है कि लोग खौफ की वजह से तहरीक इंसाफ का टिकट ना लें, यानी एक इस किस्म की सिचुएशन हो कि ऐसा ना हो कि हम टिकट लें तो हमारे कारोबार तबाह कर दिए जाएं, हमारी ख़वातीन को हिरासा किया जाए, आधी रात को हमारी माओ बहनों के गिरबान फाड़े जाएं। लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए तो एक एक हलके में 21-21 उम्मीदवारों की दरखास्तें आ गईं जो तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते थे। इसके बावजूद कि उनको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ये ओपन सीक्रेट है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि तहरीक इंसाफ जो है वो ये इलेक्शन जीते। दूसरी जानिब नवाज शरीफ जो है ये भी दूर दराज पहाड़ी इलाकों में भी ये एक महफूज हल्के की तलाश में है। इनको भी मानसेरा की पहाड़ियों में
एक महफूज हल्के की तलाश है कि किसी तरीके से ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ जो हैं ये अगरचे अभी तक नाअहल हैं, इनकी नाअहली ख़त्म नहीं हुई, कोई ऐसा अदालती फ़ैसला सामने नहीं आया, लेकिन उसके बावजूद इनका ख्याल है कि ऐसा ना हो कि नवाज शरीफ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तमाम ही हलकों से हार जाएं। तो नवाज शरीफ के लिए भी आप ये कह लें, शहबाज शरीफ के लिए इसके मुतल्लिक ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि इन दोनों भाइयों ने लाहौर से नकल मकानी कर ली है। कोई कसूर में महफूज हल्के ढूंढ रहा है, कोई मानसेरा में महफूज हल्के ढूंढ रहा है। तो इस वक्त इनको कोई शेल्टर नहीं मिल रहा कि तहरीक इंसाफ से किस तरह से बचें। अब इस पूरी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ ने जैसे इंतज़ार हुसैन पंजोता को भी टिकट दिया, जिनके नॉमिनेशन पेपर्स को मंजूर नहीं किया जा रहा। एक और बड़ी तकलीफ दे वीडियो वायरल हुई है जिसका ताल्लुक सुप्रीम कोर्ट के 3 जज साहिबान से भी है। वो 3 जज साहिबान जिन्होंने साइफर केस में इमरान खान साहब की ज़मानत मंजूर की। अब ये जो तीनों जज साहिबान हैं, इनसे जुड़ी ये वीडियो इसलिए अहम है कि मोने सिलाई की जो वालदा हैं, जैसे ही वो नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाने के लिए निकली हैं, एंड उस वक्त वहाँ पर इस तरह से उनका मुहासरा किया गया और पुलिस ने इस तरह का क्रैकडाउन किया है कि ऐसा लगा कि जैसे कोई दहशतगर्द खातून हो। ये बुज़ुर्ग खातून, इनका भी मुहासरा किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ये दिया जाना चाहिए। पीटीआई को भी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा गया था आप मुलाकात भी करें तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनसे। तो अब इस पूरी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट के एकामात की धज्जियां तो उड़ाई गई हैं। जैसे महमूद रशीद की बेटी के नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा होने लगे तो उस वक्त बैंक मैनेजर ने कहा कि मैं इसकी फ़ी नहीं लूँगा, और फ़ी इसलिए नहीं लूँगा कि मेरी नौकरी जाती रहेगी। तो अब हाशमी साहब नॉमिनेशन पेपर्स को सबमिट करने का और वसूल करने का टाइम तो ख़त्म हो गया, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन हमें नज़र आ रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं ये भी जमा करा दिए गए हैं, और ज़ाहिर है कि अगर मेरिट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया, जो कि इमरान खान साहब ने एक पटिशन फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की नाअहली के ख़ात्मे के लिए, क्योंकि तोशाखाना केस में उनकी ज़मानत तो मंजूर हो चुकी है और उनकी नाअहली ख़त्म नहीं की गई थी। तो ये मेरिट पर फैसला आया तो एतजाज़ एहसन को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये नाअहली भी पहली पेशी के अंदर ख़त्म हो जाएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, इस्लामाबाद की नशिस्त से भी, लाहौर की नशिस्त से भी, और उसके बाद मियाँ वाली की नशिस्त से भी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई दबाव ना लिया और ये नाअहली जो है इसको मेरिट पर अगर ख़त्म कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि अब तक के जो नताइज सामने नज़र आ रहे हैं, आप इसको ये कह लें कि एग्ज़िट पोल सर्विस जो नज़र आ रहे हैं, या इससे पहले आप कह लें कि अर्ली पोल सर्विस जो नज़र आ रहे हैं, जो कि इस सूरत हाल में नज़र आ रहे हैं कि उम्मीदवारों का इंटरेस्ट किस पार्टी में है। क्योंकि ये जो सियासी उम्मीदवार हैं ये बड़े घाघ होते हैं, इनको पता होता है कि हवा किस तरफ की चल रही है, ये हवा को देख के अपना रुख बदल लेते हैं। लेकिन ये पहली मरतबा हुआ है कि हवाओं का रुख इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, हवाओं का रुख पाकिस्तान के अंदर इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी को कहा जाता है। तो हवाओं का रुख इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, लेकिन उसके बावजूद पहली मरतबा इन तमाम उम्मीदवारों को यकीन है कि हम जीतेंगे तभी कि तहरीक इंसाफ की सपोर्ट और टिकट होगा, और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ किसी भी प्लेटफॉर्म से हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। अब जो बिलावल जरदारी हैं ये भी एक मिस एडवेंचर करने के लिए पंजाब में आए हैं। लाहौर के अंदर से एक हल्के के अंदर इन्होंने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। लाड़काना से तो इन्होंने एक महफूज हल्का ढूंढने की कोशिश की है, और उसके ऊपर तो ख़ुद इनकी इत्तेहादी जमात JUI ने कहा है कि यहाँ पर मैसिव लेवल पर धांधली का प्लान पहले ही तय कर लिया गया, फाइनलाइज कर लिया गया है। लेकिन बिलावल जरदारी के ख़िलाफ़ अगर लाहौर का कोई लोकल उम्मीदवार जिसने यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी इससे पहले लड़ा हुआ, तो इसके बावजूद कि आसिफ जरदारी वोट्स ख़रीदने के लिए मशहूर हैं, और इसी तरह नोटों की बोरियां वो सिंध से ले आते हैं, जो सिंध में उन्होंने पैसा वहाँ से करप्शन के ज़रिए बनाया, तो इसके बावजूद यूनियन काउंसिल के लेवल का भी कोई उम्मीदवार बिलावल जरदारी के मुकाबले में लाहौर में आ गया, तो बिलावल जरदारी लाहौर से ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। तो अब ये जो पहला मरहला मुकम्मल हुआ है, इस मरहले से ये साबित हो गया है
इसके जो नताइज हैं, इसका जो तज्जिया है, उससे ये साबित हो गया है कि अगर 40% तक भी धांधली हो गई तो तब भी तहरीक इंसाफ जो है ये 2/3 अक्सरियत से जीत जाएगी। अगर मुकम्मल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ तो फिर तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत है ये 75% यानी 3/4 अक्सरियत तक तहरीक इंसाफ 3/4 मार्जिन से ये अगला इलेक्शन जीतेगी। अच्छा राज साहब, एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सियासी जमातों की, और पार्टी सरबराहान की फहरिस्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खाना जो है वो खाली है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में 175 सियासी जमातें शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने फहरिस्त में पीटीआई के नाम के साथ पार्टी क़यादत का खाना खाली रखा है, और परवेज़ खटक की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस भी बतौर सियासी जमात फहरिस्त में शामिल है। और इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को जो सज़ा सुनाई, उसके बाद राय साहब आपको इस पार्टी से हटा दिया गया बीइंग द चेयरमैन, और उसके बाद जो मामलात हैं वो किस समत में जा रहे हैं, यानी पाकिस्तान के अदालतों के रहम करम पर, इलेक्शन कमीशन के रहम करम पर इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रहा है। अच्छा राय साहब, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब की है, फिर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नज़रियाती भी आई है, और इसके जो प्रेसिडेंट या चेयरमैन इसे कहना चाहिए वो है अख्तर इकबाल डार साहब हैं, और दूसरी तरफ और जमातें भी तकरीबन जिन जमातों का 173 के करीब बताया जा रहा है। कितनी दफ़ा आपने अख्तर इकबाल डार साहब का नाम सुना है इससे पहले बतौर साफ़ी? कितनी मरतबा आपने इनका नाम हेडलाइंस के अंदर सुना है? कितनी मरतबा आपने अखबार में इनके मुतल्लिक कोई ख़बर छाया देखी है? कितनी मरतबा आपने इनके मुतल्लिक कोई वीलॉग्स होते देखे हैं? तो ये नज़रियाती, गैर नज़रियाती, पीटीआई देसी, पीटीआई वलायती, ये इस तरह के ब्लंडर करते रहेंगे, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जी, मैं एक बात आपको बताऊं, मोहम्मद अली दुरानी साहब ने एक बात बड़ी, क्योंकि उनका भी माजी जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं है, लेकिन राय साहब उन्होंने बात बड़ी जेन्युइन और पायदार की है। वो ये कहते हैं कि ये इंतखाबात जो है ना, इसने 77 के इंतखाबात की याद हमें दिला दी है। राय साहब, हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं। आपने पाकिस्तान के सियासतदानों के जरा रंग देखें, बदल कैसे रहे हैं। बिलावल कुछ दिन पहले तक ना, कुछ महीनों पहले तक वो शहबाज शरीफ को बेहतरीन इंसान भी कहते थे, बेहतरीन लीडर भी कहते थे, और हमने मिलकर बहुत सारे काम किए। आज वो सब कुछ बदल चुका है। बिलावल की गुफ्तगू अगर आप सुने तो ऐसा लगता है कि ये अजलों से एक दूसरे के दुश्मन हैं, और जो उन्होंने तंज किए, तंज करते हुए क्या कह रहे हैं कि मियाँ साहब का नारा था कि मुझे क्यों निकाला, इस इलेक्शन में उनका नारा होगा मुझे क्यों बुलाया। और लाहौर भी वो एडवेंचर करने के लिए आ चुके हैं, और जिस अंदाज से वो तहरीक इंसाफ के अलावा नून लीग को आड़े हाथों ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये केक में कितना शेयर मिलेगा ये लड़ाई है, इससे ज़रा नहीं है। और इसीलिए ये रंग भी बदलते हैं, ये अब जमातें भी बदलते हैं, ये मौक़िफ़ भी बदलते हैं, और ये बेवकूफ़ भी इसी तरह ही बनाते हैं। आपने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का भी राय साहब देख लिया होगा कि 18 हलकों से उन्होंने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मुझे कुछ दिन पहले तक, आपको याद होगा, ये साहब तरीन साहब जो हैं और अलीम साहब जो हैं, और इनके साथ जो इनकी मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, वो ये कहती थी कि अगर कोई मुल्क को बचा सकता है वो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। राज साहब, 18 कौमी असम्बली की नशिस्तों से ही आगे बढ़ नहीं पाए, तो ये किस तरह बचाएगी पाकिस्तान की ये सियासी जमात पाकिस्तान को? इस पर भी कमेंट कर दें। और फिर जो बिलावल ने कहा कि मुझे क्यों बुलाया, हम जल्दी ये नारा सुनेंगे राय साहब? देखें, एक तो आप ये कह लें कि एक जहाज़ जो है वो स्टैंड बाई है, एक जहाज़ स्टैंड बाई है, और मुमकिना तौर पर 9 फरवरी को ये जहाज़ फ्लाई कर जाएगा लंदन, और मुमकिना तौर पर इस जहाज़ के अंदर जो शख्सियत चौथी मरतबा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने की ख्वाहिशमंद थी इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से, उसका ये ख्वाब जब 8 फरवरी को किरची होगा, तो ये 9 फरवरी को यानी नवाज शरीफ ने अपना प्राइवेट जेट जो है
या जो भी फ़्लाइट वो लेंगे, तो 9 फरवरी को मेरा तज्जिया ये है कि नवाज शरीफ को वापस जाना पड़ेगा। अब आपने कहा कि बिलावल जरदारी ने ये क्यों कहा कि मुझे क्यों बुलाया। एक तरफ तो मोहम्मद अली दुरानी, जिनके मुतल्लिक एक आम तासुर है कि वो इस्टेब्लिशमेंट की एक करीबी शख्सियत समझे जाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैगाम रसानी करते हैं। ये एक आम तासुर इससे पहले था, अभी ये तासुर नहीं है, क्योंकि अभी लोग उनकी ख़बरों के मुतल्लिक ये समझते हैं कि उन्होंने सदर आरिफ अलवी से मुलाकात की तो इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम पहुंचा दिया। अभी उनको पता है कि तहरीक इंसाफ चूँकि सबसे मकबूल जमात है, तो उनका ख्याल ये है कि तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करके वो भी कोई अवामी हमायत हासिल कर सकते हैं और अवाम के अंदर अपनी पॉपुलैरिटी बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त तहरीक इंसाफ ही तहरीक इंसाफ सियासत का नाम है, तहरीक इंसाफ के सिवा कुछ नहीं है। तो मोहम्मद अली दुर्रानी जैसे लोग भी इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी से हटकर तहरीक इंसाफ की हमायत करने पर मजबूर हो गए हैं। इस खबर को इस तरह से देखा जाना चाहिए। अब इसी पूरी सिचुएशन में बिलावल जरदारी ने जो कहा कि मुझे क्यों बुलाया, ये एक तरफ तो होगा कि नवाज शरीफ कहेंगे कि मुझे क्यों बुलाया जब 100% गारंटीज़ नहीं थी, तहरीक इंसाफ को कंट्रोल करने के लिए कोई भी कारगर नुस्खा नहीं था। तो दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी भी इलेक्शन के बाद जितने उनको पता है कि उनके खिलाफ केसेस दोबारा खुलने हैं, तो ये आसिफ अली जरदारी ने भी राय फरार अख्तियार करनी है। कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये मुआजिज़ा या ये करिश्मा कैसे होगा कि तहरीक इंसाफ कैसे जीतेगी, क्योंकि आम तौर पर तो यही होता है कि इस्टेब्लिशमेंट जब एक फ़ैसला कर ले तो उसके बाद किसी भी पार्टी जिसके मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट ये फ़ैसला कर ले कि इसको नहीं जीतने देना, तो उस पार्टी का जीतना पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में हमेशा 75 साल से नामुमकिन रहा है। लेकिन इस मरतबा क्यों मुख्तलिफ होने जा रहा है, वो इस वजह से हाशमी साहब के इसकी 2 ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं। 2 ज़िमनी इलेक्शन जनाब बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट जिसने तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बहुत ही शदीद नोयत के सख्त इक़दाम किए, आज़म सवाती शहबाज गिल को अगवा किया, आज़म सवाती की अहलिया की वीडियोस तक बना ली, तो उसके बावजूद तहरीक इंसाफ ने दोनों ज़िमनी इलेक्शन कमीशन के होते हुए जो कि शरीफ ख़ानदान को सपोर्ट कर रहा था, दोनों ज़िमनी इलेक्शन जीत लिए। और उसके अंदर सबसे अहम बात ये थी कि पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत थी और वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। तो जिस वक्त वफाक में शहबाज की हुकूमत हो, हमजा शहबाज की हुकूमत हो पंजाब में, उसके बावजूद अगर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने एक इलेक्शन में 2/3 और दूसरे इलेक्शन में तकरीबन 3/4 अक्सरियत से जीत हासिल कर ली, तो उसका मतलब यह है कि 8 फरवरी को भी रिग्ड इलेक्शन के नतीजे में भी तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन जीत जाएगी और तहरीक इंसाफ को रोकना नामुमकिन है, क्योंकि लोग जो है वो अंदर से भरे पड़े हैं। लोगों के अंदर जो लावा है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ और इस कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़, ये फटने वाला है। लोग 8 फरवरी को आप देखेंगे कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इतना बड़ा टर्नआउट होगा, इतनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे, और जितनी बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे उतना ज़्यादा धांधली मैसिव लेवल पर करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टर्नआउट सपोज़ अगर 55% से ऊपर चला जाता है तो इसका मतलब ये होगा कि धांधली के लिए जो पहले 20-25% टर्नआउट के ऊपर या 30% टर्नआउट के ऊपर जो धांधली प्लान की गई है उसको 2 गुना करना पड़ेगा। ये भी मुमकिन है कि टर्नआउट जो है वो 65% पर चला जाए, क्योंकि तहरीक इंसाफ का वोटर जो है वो अपने खौफ के बुत तोड़ चुका है। और ये बात बतौर साफ़ी मेरे लिए भी हैरान कुन थी कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने के लिए आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि उस्मान डार अगवा किया गया। उस्मान डार ने खुद बता भी दिया कि उनके ऊपर किस तरह से तशद्दुद किया गया, उनके भाई के लिए गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनकी वालदा को ज़दोकोब किया गया। उसके बावजूद उस्मान डार की वालदा ने नॉमिनेशन पेपर जमा कराएं। तो अब इस पूरी सूरत हाल में सबको पता है कि इतने जबर के बावजूद डार फैमिली असल में तहरीक इंसाफ के तसलसल के तौर पर तहरीक इंसाफ के साथ ही खड़ी है। तो लोगों ने इस तरह से खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। तो ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ को लंदन वापस जाना पड़ेगा, बल्कि आप ये देखेंगे कि ये आसिफ अली जरदारी को भी फौरी तौर पर दुबई
और इसी तरह ये अपने लंदन फरार होंगे, क्योंकि ये सारे केसेस जो हैं ये दोबारा खुल जाने हैं। एक ही तरीकाकार इनके पास प्रॉबेबली आखिरी ये है कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में ना जाने दिया जाए, इंतखाबी निशान बल्ले तक ये गेम महदूद ना हो, बल्कि तहरीक इंसाफ को कलदम ही कर दिया जाए। लेकिन तहरीक इंसाफ को अगर ये कलदम करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट अगर उस फैसले को स्ट्राइक डाउन नहीं करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर आप ये कह लें कि जब तक पाकिस्तान कायम है तब तक पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर एक बहुत बड़ी स्याही और कालक मली जाएगी, उतनी बड़ी कालक जितनी कि भुट्टो साहब के फैसले के बाद अदालती निज़ाम के मुंह पर कालक मली गई थी। वो कालक आज तक नहीं उतर रही। वो एक फ़ैसला आज तक पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के मुंह पर एक बहुत बड़ी कालक बनकर, वो धब्बा बनकर चिपका हुआ है। इसी तरह इमरान खान साहब तो भुट्टो साहब से भी कई गुना ज़्यादा पॉपुलर हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी जो फैसले आ रहे हैं, ये कालक भी इमरान खान साहब को जिस तरह से जबर के तहत कैद किया गया, ये कालक भी इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं है। इसलिए आप ये देखेंगे कि 8 फरवरी को लोग किस तरीके से निकलेंगे और एक मरतबा फिर 2 मरतबा पहले से ये नामुमकिनात को मुमकिन तहरीक इंसाफ के लोगों ने करके दिखाया है, एक मरतबा फिर ये नामुमकिनात को मुमकिन करके दिखाएंगे और तहरीक इंसाफ या तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार हैं वही हुकूमत बनाएंगे। अच्छा राय साहब, एक स्टेटमेंट जारी किया गया है इरफान सदीकी साहब की तरफ से, और वो जब बोलते हैं तो ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू, हम ये कह सकते हैं कि उन्हीं की गुफ्तगू, उन्हीं का ये बयान होगा या उन्हीं की तरफ से, यानी इन तमाम लोगों का एक ही ख्याल है। अब 9 मई के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि 7 माह गुजर गए, अगर आपने फैसला नहीं करना या करना है तो करें, अगर नहीं करना और मट्टी डालनी है तो ये भी बता दें। लीडर सजा भुगत रहे हैं और पार्टी बड़े इलेक्शन जो है वो लड़ रही है। 9 मई का फैसला कर लें। फौज ने अपने 18 अफसरों को नौकरियों से निकाल दिया। और आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया नून लीग ने, या फिर ऐसा इसमें एक और भी बात है, नून लीग नहीं चाहती कि जब उनकी हुकूमत आए या अगर वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए तो 9 मई के हवाले से इनकी हुकूमत जो है कोई फैसला करे, और ये चाहते हैं कि इनके जाने से इनके आने से पहले या तो निगरान हुकूमत इस केस को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचा दे, या फिर कम से कम हमें ना कहा जाए, और ये जो तलवार होगी या फिर जो तनकीद होगी आवाम की तरफ से या सियासी जमातों की तरफ से, ये क्रेडिट जो है वो हमारे सर जो है वो ना आए। आपको भी ऐसे लगता है? इस पर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करें। और ऐसा फिर इसमें ना, एक तो अब्दुल गफीर हैदरी साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपील में जाएगी तो उन्हें बल्ले का निशान मिल जाएगा। आपको भी ये लगता है ऐसा कि बल्ले का निशान मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? देखें, एक तो इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक जो खबर, इरफान सिद्दीकी असल में जो कि इससे पहले नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते रहे, इस मरतबा तो इरफान सिद्दीकी की जो तकरीरें लिखने की सलाहियत है उनकी बड़े ज़बरदस्त लिखारी हैं, और इसी वजह से चूँकि उनके कॉलम नवाज शरीफ के हक़ में ही होते थे, उन्होंने अपनी सहाफ़त को नवाज शरीफ के हक़ में इस्तेमाल किया। तो नवाज शरीफ के दौर में जब वो पिछली मरतबा प्राइम मिनिस्टर थे तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके मावन खुसूसी भी बन गए थे। उसके बाद इनको सेनेटर भी बनाया गया और इनको एक केस में किराएदारी केस में गिरफ़्तार भी कर लिया गया था। ज़ाहिर है कि इस तरह के केसेस में किसी भी जमात के किसी भी रहनुमा को गिरफ़्तार किया जाए तो वो काबिल मज़म्मत ही है, लेकिन असल में इनके ऊपर उस वक्त इल्ज़ाम ये था कि ये नवाज शरीफ की तकरीरें लिखते हैं या नवाज शरीफ के करीब हैं। अब ये असल में नवाज शरीफ का पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचा रहे हैं कि देखें, आप लोगों ने कागजात नामजदगी तो तहरीक इंसाफ के बारल जमा हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी इमरान खान साहब की साइफर केस में ज़मानत मंजूर हो गई है। तो अगर आपने 9 मई के वाक़यात के बाद अपने अफसरान का कोई मुहासबा किया है, आपने PTI के कारकुनों को भी पकड़ा है, तो आप तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक ऐसी फ़ैसला कुन कार्रवाई करें कि तहरीक इंसाफ को अदालतों से भी इंसाफ ना मिले। वो तो पहले ही नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट से भी ये एक लूला लंगड़ा सा बड़ी ताख़ीर के साथ इमरान खान साहब को कोई 10% इंसाफ मिला है ये साइफर केस के अंदर। उसके बाद इंतखाबी निशान बल्ला भी छीन लिया गया, ये भी एक मिली भगत थी। लेकिन शरीफ ख़ानदान जो है
ये इस्टेब्लिशमेंट से अपने मकासद पूरे करवाने के लिए हमेशा डू मोर का मुतालबा करता रहता है। तो इरफान सिद्दीकी के ज़रिए असल में डू मोर का मुतालबा किया गया है कि अभी तक वो ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के जबरी इंटरव्यूज़ होने के बावजूद, तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा करने के बावजूद, तहरीक इंसाफ के लोगों को ज़बरदस्ती इस्तेहकाम पाकिस्तान में भेजने के बावजूद अभी भी बहुत से हलकों को नून लीग को जितवाने के लिए बहुत ही बड़ी तगोदो करनी पड़ेगी। तो इसलिए बजाय इसके कि नवाज शरीफ ये पैगाम दें डू मोर, तो उनके बिहाफ पर इरफान सिद्दीकी साहब ने नवाज शरीफ का ये पैगाम जो है ये मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को पहुंचाया। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जब ये इक़्तिदार में आ गए तो उस वक्त इनकी इस्टेब्लिशमेंट से किस किस्म की डिमांड्स होंगी। इस्टेब्लिशमेंट ने इनके ऊपर इतना बड़ा एहसान किया। नवाज शरीफ इश्तिहारी, मफरूर और मुजरिम थे। फैसल वोडा जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब समझे जाते हैं, वो ये कहते हैं कि कोई ये ना समझे कि नवाज शरीफ को जो रिलीफ मिला है वो इस वजह से मिला कि इन्होंने करप्शन नहीं की, बल्कि उन्होंने ये कहा कि 2 जजेस अगर उनके हक में फ़ैसला दे सकते हैं तो 3 जजेस का बेंच बनाकर उनके ख़िलाफ़ भी फ़ैसला आ सकता है। और उन्होंने कहा समझ नहीं आती नवाज शरीफ को कि ये किसकी मेहरबानी से उनको ये रिलीफ मिल रहा है। यानी इशारा उनको ये था कि इस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से उनको रिलीफ मिला है। तो ये अभी डू मोर का मुतालबा मज़ीद कर रहे हैं, लेकिन अगेन इससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के ऊपर और क्या क्रैकडाउन होगा, इससे ज़्यादा और क्या तहरीक इंसाफ के ऊपर जबर होगा। इसलिए आप ये कह लें कि नून लीग जो है वो 8 फरवरी के शिकंजे में मुकम्मल तौर पर फंस चुकी है, खिड़की के अंदर आ चुकी है। जैसे सियासी चूहा खिड़की के अंदर आ जाता है, तो उस तरह से खिड़की के अंदर आ चुके हैं। तो ये अब जो मर्जी पैगाम रसानी करें, तहरीक इंसाफ के हाथों इबरतनाक शिकस्त इनको पता है कि इनका मुकद्दर है। अब ये आखिरी हाथ पैर मार रहे हैं कि किसी तरीके से इस्टेब्लिशमेंट कोई इस किस्म का ही झुरलू फेर दे कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन में ही ना जाए और बैठे बिठाए नवाज शरीफ को सिंपल मेजॉरिटी कम से कम दिलवा दी जाए। क्योंकि अगर उन्होंने वोट की ताकत पर इलेक्शन लड़ना होता तो ये जलसे कर रहे होते। जलसे नवाज शरीफ ने एक अपनी वापसी पर फ्लॉप जलसा किया, उसके बाद से इनकी कोई जलसा करने की जुर्रत